कि हमारे यहाँ भारत में जो हमारी मान्यता है, अनादिकाल से यहाँ नदियों का धारा है, नदी बहती है और जो हमारे प्राकृतिक रूप से कहिए हर प्रकार से उसको लाभ मिलता है। जहाँ तक कई नदियाँ जो हिमालय से निकल के आती हैं, इस प्रकार की, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ऐसे बहुत सारी पवित्र नदियाँ हैं देश के अंदर। हमारे यहाँ कई बार ये धारणा बनी हुई है कि भाई जो नदियाँ हैं, प्राचीन ऋषि मुनि की परंपरा से भी चला आ रहा है कि उन नदियों को कहीं न कहीं श्रद्धा के साथ जोड़ना, भक्ति के साथ, यानी कि लोगों को ये मन में विश्वास हो कि हम नदी में स्नान करते हैं, नदी का पानी पीते हैं, नदी का जल उपयोग करते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए अमृत है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और इसलिए धीरे धीरे समय के कालखंड के बाद बीतते गया और नदियाँ और जो उपनदियाँ हैं, बहुत सारी उपनदियाँ हैं, वो विलुप्त होती गई और कहीं न कहीं प्रदूषण से वो पूरी तरह से युक्त हो गया। और नदियों का विशेष करके आप देखेंगे बालू को हटाना, नदियों में बालू फिल्टर का काम करता है। अब आप जगह जगह देखिए बालू की इतनी ज़बरदस्त खान की खनन हो रहा है, ये बालू का खनन सचमुच में ये नदियों को वहाँ पानी नहीं आ पाता है, वो सिंचाई लोगों का, किसानों का नहीं हो पाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो यह विज़न है और निश्चित रूप से कि यह 13 नदी जो बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ऐसे पवित्र नदियाँ जिसका पुनरुत्थान का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार हुआ है और जिसका आज विमोचन हुआ, तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। कुछ महीना पहले हमारे पास में ये जब संचिका अनुमोदन के लिए आए थे, तो मैं बहुत खुशी जाहिर कर रहा था कि भाई ये तो प्रधानमंत्री जी का इतनी बड़ी दूरदृष्टि। और जब हम लोग सोचते थे कि ये कब होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो नदियों की जोड़ने की बात करते थे, नदियों को जोड़ो, और उस पर भी बहुत सारे काम अभी कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो नदियों का पुनरुत्थान की बात, जीर्णोद्धार, जिसको फिर से नदी का उत्थान हो, जो विलुप्त हो गई है उसको सामने लाना और उसको शुद्ध रूप से कैसे पवित्र बना रहे, उसकी जो आइडेंटिटी है, वह जो समाप्त हो रहा था उसको फिर से बरकरार करना। तो मुझे खुशी है कि आज ये व्यास का है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये जितनी भी नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी एवं लूनी का, ये 13 नदियों का संगम दिया। और इन 13 नदियों के अलावा जो उपनदियाँ हैं वो लगभग 60 के करीब नदियाँ हैं। तो उन सभी नदियों को, उनके जलधारा को शुद्ध करना, साथ साथ उनके 5 किलोमीटर में जो नदी के किनारे और जो उपनदी है उनके 2 किलोमीटर बगल में वो पेड़ पौधे को लगाना। पहले जड़ी बूटी, औषधि, ये सारे चीज़ आते थे, तो मनुष्य के लिए, शरीर के लिए भी उपयोगी होता था, हर प्रकार का विटामिन भी मिलता था। और साथ साथ मतलब खेतों के लिए जो सिंचाई होता था उसके लिए भी वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। किसानों को उस जल से जो पटवन करते थे, तो उससे किसानों के खेत की उर्वर क्षमता भी बढ़ती थी। वो धीरे धीरे बंद हो गया। तो आज अभी गांव में मैं अभी गया था, आहर पैन बचाओ, मैं उस आंदोलन से भी बिहार में, विशेष के आहर पैन, अभी मैं नवादा जिले में 52 गाँव को, और हम लोगों ने उसको जलधारा देने का काम, कि जब तक आहर नहीं बचेगा, पैन जिसको पॉन्ड्स कहते हैं और आहर उसका किनारा, तो आहर पैन हमारे यहाँ पुराने ज़माने से था। अब वो कहीं न कहीं लोगों ने उसको अतिक्रमण कर लिया। तो आज नदियों की पवित्रता को अक्षुण्ण बना के रखना, जहाँ एक तरफ भारतीय संस्कृति का एक वो हम कह सकते हैं कि पानी जो पवित्रता का, और हमने उसके लिए कहा कि भाई जल ही जीवन है, और मनुष्य के शरीर के लिए जो क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा,
हाँ, जो हम कहते हैं पंच तत्व या अदम शरीर, ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए ये पांच तत्व में वायु और जल, ये अपने आप में बहुत बिना जल का हम जीवन चला ही नहीं सकते, बिना वायु का हम जी ही नहीं सकते। तो यह जो हमारे लिए आवश्यक है, और ख़ास करके खेती किसानों का उर्वर कैसे हो, उसमें हर प्रकार का मिनरल्स कैसे मिले, जीव जंतु औषधि, हर प्रकार के चीज़ों का सम्मिश्रण कैसे हो, तभी उससे जो पानी निकलेगा उस पानी में उर्वरा शक्ति भी उससे बढ़ेगा, उस पानी के सिंचाई से। उसको पीने से लोगों को मतलब कह सकते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हर प्रकार के बीमारियों से मुक्त होंगे। तो निश्चित रूप से यह जो कल्पना है, इसमें लगभग 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट DPR बना है, और ये काम पिछले 3 वर्षों से 19 से चालू होकर और अभी 22 में इसको उन्होंने अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री जी इस पूरे इसकी जो कमेटी है उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में पूरी तरह से इसका पुनरुत्थान का जो संकल्प है वो जल्द ही पूरा होगा, और उससे देश में क्रांति आएगी, नई क्रांति आएगी। किसानों में एक नया उत्साह भी जगेगा, खेत खलियान सबको एक तरह से कह सकते हैं कि दोबारा फिर से हरियाली का जो हम कहते हैं खेत की हरियाली, तो वो हरियाली फिर से आएगी। तो यह जो कल्पना है आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ी, ये हमारा संकल्प कैसे पूरा हो, तो ये एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। और मुझे लगता है कि इस योजना का जो आज स्वरूप देखने को मिला, तो जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सुखद संयोग से हम इस काम को पूरी तरह से अंजाम देने जा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, प्रधानमंत्री जी के जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग पर ज़्यादा बल है, क्योंकि सर पहले आप स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं जी, इसको किस रूप में देखते हैं? तो देखिए जो नेचुरल खेती है, प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं, वो पुरातन काल से जो प्राकृतिक खेती हमारे लोग करते थे, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि खेती किसानी किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। अब हमें कुछ औषधियाँ लगाना, मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे कुएं के पास इतनी औषधियों का मतलब हर प्रकार का औषधि रहता था। अगर आँख में दर्द हो उसको तोड़ के ले लीजिए, पेट में दर्द हो तो उसको ले करके उससे पी लीजिए, पुदीना हो तो ठंडा पेट करता है। मतलब हर प्रकार का औषधि युक्त ये हमारे परंपरागत ये व्यवहार चला आ रहा है प्राचीन काल से। इसलिए जो प्राकृतिक खेती है, जो हमारा किसानों के लिए, अब हम भगवान ने हमें खेत दिया है, और उसमें हम खेत को कैसे अच्छे तरह से उर्वर बना सकते हैं, उसके लिए हमको कौन सा फसल कब होगा, और उसको भी हम केमिकल रासायनिक खाद डाल करके उस खेत की उर्वरा शक्ति को ही छीन कर देते हैं। तो हम फिर से जो गौ माता, गोबर, हाँ, उससे किस प्रकार से हम पुआल होता था, पुआल को आप अभी एक बड़ी समस्या हो गई है पुआल के बारे में, आप जान रहे हैं, राजनीतिक सवाल रोज उठते रहते हैं, लेकिन उस पुआल का कितना उपयोग होता था खाद बनाने में। मेरे घर में, मेरे यहाँ बड़े बड़े टंकी रहते थे, बड़े बड़े गड्ढे खोद के, और उसमें पुआल और वो गोबर, सैकड़ों जानवर, और वो खाद ही हम लोग खेत में देते थे। और इतना बढ़िया कतरनी चूड़ा, ये वहाँ जानते हैं कतरनी चूड़ा, इतना बढ़िया खाने में स्वादिष्ट होगा। अगर वो चावल रखा रहेगा एक कोने में तो उसका सुगंध मतलब अगर भात बनता है तो उसका सुगंध 1 किलोमीटर तक जाता है। ये हालत थी, अब वो सुगंध खत्म हो गई। गोभी, पहले हम लोग गोभी साल में एक बार खा, जब उसका शुरुआत होता था तो गोभी खेत में जो होता था या आलू होता था, इतना स्वादिष्ट होता था। क्या कारण है? वो स्वाद चला गया। उसका मूल कारण है कि जो रासायनिक खेती हम करने के लिए जो तत्पर हो गए, हमको कुछ भले ही
कुछ लाभ ज़्यादा हो जाता होगा, लेकिन उसका उल्टा नुकसान कितना होता था। शरीर के दृष्टिकोण से भी कई बीमारियों के हम से जकड़ जाते थे, और जो स्वाद हमें भोजन में मिलना चाहिए वो सुस्वाद भी नहीं मिलता था। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो प्राकृतिक खेती है इसको हम जब बढ़ावा देंगे, प्राकृतिक खेती, जैविक जो जैव विविधता का जो आधार है, जीव जंतु आदि सभी प्रकार की जो प्राकृतिक स्वरूप में हम उसको कैसे वापस लाएंगे, ये इसकी आवश्यकता है। सर, फॉरेस्ट्रेशन से कार्बन ऑफसेट भी होगा जैसा मंत्री जी बता रहे हमने थे। सही कहा कि व्यापक रूप से हमारे जो कार्बन का उत्सर्जन है, अब पेड़ पौधे दोनों तरफ हमारे लगे हैं, पानी भी रहेगा, तो कार्बन का और पेड़ पौधा भी कैसा, जो पेड़ वहाँ के लिए उपयोगी, ऐसा नहीं कि हम ऐसा पेड़ लगा दें कि वो पानी का स्राव ही बंद कर दें। तो ऐसा पेड़, उससे ज़मीन का जो कटता है, जो वो कटाव भी बंद होगा, पेड़ पौधे भी नदी के किनारे लगे रहेंगे, हरियाली भी रहेगी, और उससे औषधि भी उसमें लगाएंगे, तो उसका जो पानी में आएगा औषधि का जो बह करके, तो उससे वो उसका लाभ होगा। और जो कार्बन जो बगल अगल में जो हम पेड़ लगाएंगे, तो कार्बन का उत्सर्जन जो है वो पूरी तरह से उत्सर्जन को भी कम करेगा। और जो पंचामृत की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें नेट जीरो करना है अगले 70 सालों में, तो ये सारी योजनाएं हमारे लिए अनुकूल है, और हम कार्बन के उत्सर्जन को कम करते हैं, और उसमें जो जलवायु परिवर्तन में एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रुझान होगा, एक क्रांतिकारी कदम होगा, और ये सभी चीज़ें हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है। सर, ये प्रोसेस कब तक फिनिश कर पाएंगे, या गोल इसका टाइमलाइन क्या है सर? ऐसा है, अभी तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है, ठीक है ना, उसकी कई सब कमिटीज होंगे, फिर उस पर विचार विमर्श करके इसको कितना कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब 13 नदियाँ हैं, 13 का अलग अलग हर प्रकार का, और उसके साथ नदियाँ हैं, तो इसमें तो समय लगेगा। कोई ऐसा नहीं कि मैं कह दूँ आपको कि 6 महीने में पूरा कर लेंगे, ये संभव नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो है ये चल चुका है, और ये पूरी तरह से, एक तो मैंने उसका नाम दिया है कि ये जलधारा जो है वो निर्मल धारा, अविरल धारा और स्वच्छ किनारा। निर्मल धारा, अविरल धारा, स्वच्छ किनारा, किनारा का चारों तरफ किनारा जो है वो स्वच्छ रहे, वातावरण शुद्ध हो, और अविरल और निर्मल धारा बहती रहे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा, पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी उसका एक अच्छा असर होगा, और सिंचाई हो, खेती हो, उस पर एक अनुकूल प्रभाव होगा। तो ये काम एक लंबे समय तक का, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में आगे भी इसको रुकने नहीं देना। जो काम आज बढ़ा है इसको और आगे बढ़ाते रहना। जी सर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि गंगा नदी के दोनों तरफ है 5-5 किलोमीटर के एरिया में उसको जैविक खेती करने के लिए है। क्या आपको लगता है सर ये जल्द ही संभव हो सकता है? निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, शुरू भी हो गया है, कई जगहों पर लोग इसका प्रयोग, चूँकि देखिए ये हमारे स्वभाव के अनुकूल है, यानी कि भारत के अंदर जो खेती हमारा प्राचीन काल से होता आ रहा है, तो कोई नई चीज़ हम नहीं करेंगे, हम केवल जो पुरानी चीज़ों को छोड़ते गए और उसका कष्ट हमें आज भुगतना पड़ रहा है। इसलिए पुरानी चीज़ों को हमें अपनाने की ज़रूरत भी है, और आधुनिकता को हमें ज़रूर लेना है, किंतु युगानुकूल जो आधुनिकता हम स्वीकार कर रहे हैं, तो हम पुरातन चीज़ों को ना छोड़ें, उसको भी जोड़ते हुए और आधुनिकता को भी सामंजस्य करते हुए हम अगर प्रयोग करते रहेंगे तो वो हमारे लिए सफल होगा, और उससे दैनंदिन जीवन का लोगों को आनंद भी रहेगा। तो इस काम को करने की आवश्यकता है।